देखो बेटा, हम लोग स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स में साउंड वेव में लास्ट टॉपिक सीख रहे हैं। इसके बाद हमारा स्ट्रिंग एंड साउंड वेव्स कंप्लीटली फिनिश। तो डॉपलर इफेक्ट हमारा टॉपिक है। डॉपलर इफेक्ट लाइट में भी होता है और साउंड में भी होता है। किसमें? दोनों में। किसमें होता है? लाइट में भी होता है और साउंड वेव्स में भी होता है। तो डॉपलर इफेक्ट होता क्या है? बेसिक डेफिनेशन क्या है इसकी? तो ये बोलता है कि जब सोर्स और ऑब्जर्वर अब ये सोर्स किसका है? साउंड का भी हो सकता है और लाइट का भी हो सकता है, ठीक। और ये ऑब्जर्वर मतलब जो इंसान है जो ऑब्जर्व करेगा लाइट को या साउंड को, इनके बीच में when there is a relative motion between source and observer, then the frequency heard by या frequency observed by observer is different than that of the actual frequency of the source, actual frequency of the wave emitted by the source। मतलब सोर्स से जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकल रही है लाइट की या साउंड की, वो इसको सुनाई देगी, उससे ज्यादा या उससे कम सुनाई देगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम लोग प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, रेलवे स्टेशन पे प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं और ट्रेन भी खड़ी है, तो उसकी जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें उतनी ही सुनाई देगी जितनी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी हॉर्न से निकल रही है। लेकिन अगर ट्रेन हमारी तरफ आते हुए हॉर्न बजाए या ट्रेन खड़ी हो हम ट्रेन की तरफ जाते हुए हॉर्न सुने, या मैं ट्रेन से दूर जा रहा हूं और कंटिन्यू हॉर्न को सुनूं, तो मुझे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई नहीं देगी। अगर मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूं तो ज्यादा सुनाई देगी, एक्चुअल से ज्यादा, और अगर मैं ट्रेन से दूर जा रहा हूं तो एक्चुअल से कम सुनाई देगी। तो दिस चेंज इन फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड डॉपलर्स इफेक्ट। ये लाइट में भी होता है और साउंड में भी होता है। तो पहले हम साउंड में पढ़ेंगे, लाइट का तो दो मिनट का है, बहुत ही छोटा है। तो साउंड में डॉपलर्स इफेक्ट बहुत जरूरी। अब एक डिफरेंस लाइट में और साउंड में, जो डॉपलर्स इफेक्ट है उनमें बेसिक डिफरेंस क्या है? तो बेसिक डिफरेंस ये है कि साउंड में जो डॉपलर्स इफेक्ट होता है, साउंड, अभी हम साउंड में पढ़ रहे हैं, साउंड में जो डॉपलर्स इफेक्ट होता है वो सिमेट्रिक नहीं होता है। मतलब अगर मैं ट्रेन की तरफ जा रहा हूं जितनी वेलोसिटी से, उतनी ही वेलोसिटी से अगर ट्रेन मेरी तरफ आए, दो केस हो गए, ट्रेन रेस्ट में है, मैं जा रहा हूं, मैं रेस्ट में हूं, ट्रेन आ रही है मेरी तरफ। इन दोनों केस में अगर वेलोसिटी सेम है, रिलेटिव वेलोसिटी सेम है, तब भी मुझे जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी वो दोनों केस में अलग अलग होगी। मतलब सिर्फ इस बात से मतलब नहीं है कि इनके बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है, इस बात पे भी डिपेंड करता है डॉपलर्स इफेक्ट इन साउंड की मूव कौन कर रहा है। एक सोर्स रेस्ट में है, ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, या ऑब्जर्वर रेस्ट में है, सोर्स मूव कर रहा है, या दोनों मूव कर रहे हैं, इस बात पे डिपेंड करता है। जबकि लाइट में ऐसा नहीं होता है। लाइट में कौन मूव कर रहा है, कौन मूव नहीं कर रहा है, सोर्स या ऑब्जर्वर, इससे मतलब नहीं होता है। सिर्फ इससे मतलब होता है कि इन दोनों के बीच की, सोर्स, लाइट सोर्स और ऑब्जर्वर के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी क्या है। ओनली डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, नॉट ऑन द फैक्ट विच इज मूविंग, हु इज मूविंग। क्लियर? तो यहां पर हम लोग अभी, ये तो हो गई डेफिनेशन डॉपलर इफेक्ट की। अब हम साउंड में डॉपलर इफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं। साउंड में, अच्छा, इसको पढ़ने के पहले मैं आपको बता दूं कुछ डेफिनेशंस, जैसे कि ये एक, चलो अच्छा देखो, हमें करना क्या है। सबसे पहले यहां पर मैं लिख देता हूं वीएस क्या है, वीओ क्या है, वी क्या है। वीएस क्या है? वेलोसिटी ऑफ सोर्स। वीओ क्या है? वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, या लिसनर भी बोल देते हैं। वी क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन क्या होती है? वेलोसिटी ऑफ साउंड, अब साउंड की डायरेक्शन तो हमेशा सोर्स से निकलेगी साउंड, और सुनेगा जो उसकी तरफ जाएगी। तो सोर्स टू ऑब्जर्वर, हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर, यही होगी वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन। क्लियर? अच्छा, एफ क्या है? एक्चुअल फ्रीक्वेंसी
ऑफ साउंड एमिटेड बाय सोर्स, ठीक है, एमिटेड बाय सोर्स, ये एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। अच्छा एफ डैश क्या होगी, एफ डैश ये होगी अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी मतलब अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड, अपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड हर्ड, ये एमिटेड थोड़ी होगी, ये तो हर्ड बाय ऑब्जर्वर होगी। तो याद रखो ऑब्जर्वर जो सुनता है फ्रीक्वेंसी वो हमेशा अपरेंट होती है, ठीक है। चलो ये हो गया, इतनी बातें तो हमें पहले ध्यान रखनी है, ये सिंबल्स हम यूज करेंगे, ठीक है। अब लैम्डा वेवलेंथ क्या है, लैम्डा एक्चुअल वेवलेंथ लैम्डा है। चलो यहां पे ये भी लिख दे रहे हैं, लैम्डा क्या है, एक्चुअल वेवलेंथ। लैम्डा डैश क्या है, अपरेंट वेवलेंथ। क्लियर है? अच्छा ओके, तो अब देखते हैं क्या होगा। तो पहला केस, केस फर्स्ट, अपरेंट फ्रीक्वेंसी हमें हर बार, मैं केस में क्या लिखूं, मुझे करना क्या है, हमें डेराइव फॉर्मूला करना, फॉर्मूला डेराइव करना है अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए, ठीक है। तो ध्यान रखना सबसे पहले क्या है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी, फॉर्मूला फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फॉर्मूला फॉर अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अब इसमें केस होंगे, कितने केस हो सकते हैं, इसमें 3 केस हो सकते हैं। एक बार पहला केस है जब सोर्स रेस्ट में हो और ऑब्जर्वर मूव कर रहा हो, दूसरा ऑब्जर्वर रेस्ट में हो और सोर्स मूव कर रहा हो, तीसरा दोनों मूव कर रहे हो। इन तीनों केसेस में ऑब्जर्वर को जो अपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी हमें वो निकालना है, ठीक है। तो चलिए केस फर्स्ट करते हैं। पहले सबसे सरल चीज पढ़ रहे हो आप लोग, ठीक है। केस फर्स्ट है व्हेन एस माने सोर्स इज स्टेशनरी एंड ऑब्जर्वर इज मूविंग। चलो भैया ये है केस। अब ऑब्जर्वर मूविंग है किस तरफ ये भी तो नहीं पता, तो एक केस मान लेते हैं। चलो तो मैंने यहां पे एक्सप्लेन कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले ये मान लेते हैं सोर्स है और ये मान लेते हैं क्या है, ऑब्जर्वर है, ठीक। ये सोर्स, ये ऑब्जर्वर। अब देखो हम आपको ये 2 तरीकों से बताएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो समझते हैं, यहां से वेव्स निकली बेटा, यहां से वेव्स निकली, देखो ये सोर्स है, यहां से वेव्स निकली सोर्स से, देखो ऐसे मैं वेव्स को ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये बताओ क्या ये वाली वेव्स सुन ली इसने, ऑब्जर्वर ने ये वाली वेव्स सुन ली? नहीं सुनी। ये ऑब्जर्वर तो वो वेव सुनेगा जो इसके कान से होके निकलेंगी, मतलब कि ये देखो ये वाली 1 2 3 4 5, ये वाली वेव्स इसने सुन ली है अभी। ये वाली सुनेगा जब ये निकल जाएंगी इसके कान से होके, तब ये भी सुन लेगा। अच्छा वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां है, तो पहले वेलोसिटी ऑफ साउंड मैंने बताया सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ, ये हो गया। अब इसको फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई देगी, अब सुनना ध्यान से। अगर ये और ये दोनों रेस्ट में है, हटा इसको, अगर ये दोनों रेस्ट में है तो सोचो, कॉमन सेंस की बात है, इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी क्या है, एफ। इसका मतलब इससे 1 सेकंड में एफ नंबर ऑफ वेव्स निकलेंगी, 1 सेकंड में एफ नंबर ऑफ वेव्स निकलेंगी। क्लियर?
अच्छा, तो एक सेकंड में एफ नंबर ऑफ वेव्स तो निकलेंगी। ये है मान लो एक सेकंड में एफ नंबर ऑफ वेव्स, ये है एफ वेव्स। अच्छा, ये एफ वेव्स जो हैं वो कितनी डिस्टेंस में फैल रही होंगी? एक सेकंड में ये एफ वेव्स निकली है, तो एक सेकंड में साउंड जितनी डिस्टेंस कवर करता है उतनी डिस्टेंस में फैली होंगी। तो ये तो वेलोसिटी ऑफ साउंड के बराबर होगा। तो ये v डिस्टेंस में फैल गई होंगी। कितने डिस्टेंस में? v डिस्टेंस, क्योंकि मैंने वेलोसिटी ऑफ साउंड को क्या लिखा है, देखो v क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। दोनों रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, ये भी रेस्ट में, मतलब ये vs बराबर 0, वेलोसिटी ऑफ साउंड बराबर 0, और ये वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर बराबर भी 0। तो देखो आपने क्या देखा कि इससे एक सेकंड में एफ वेव्स निकली, तो इससे भी एफ वेव्स ही निकलेंगी एक सेकंड में। मतलब इसने जितनी जो फ्रीक्वेंसी सुनी वो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो इससे निकल रही है उसके बराबर है, ठीक। लेकिन अगर ये चलने लगे तो सोच, ये रेस्ट में लिख, तो इससे ये एफ वेव तो निकलेगी, लेकिन अगर ये चलने लगा तो ये भी तो कुछ डिस्टेंस कवर करेगा, समझे ना। अच्छा, यहां पे फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होगा? एफ बराबर फ्रीक्वेंसी v बराबर एन लैम्डा, v बराबर एन लैम्डा, एन की जगह में एफ लिख रहा हूं, तो f इंटू लैम्डा, मतलब f बराबर क्या होता है? v अपॉन लैम्डा, जहां v क्या है? वेलोसिटी। ये ध्यान रखना है, बेसिक फॉर्मूला, इसी से तो मैं एक्सप्लेन करूंगा पूरा। फ्रीक्वेंसी बराबर v बाय लैम्डा, मतलब v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड अपॉन लैम्डा। क्लियर? अब देखो ध्यान से, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है? सुनो, ये भी रेस्ट में है, ये भी रेस्ट में है, तो इसके हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड तो वही है जिससे ये आ रहा है, जिससे साउंड आ रही है, ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है। v क्या है? वेलोसिटी ऑफ साउंड। इसको, ये रेस्ट में है तो इसको साउंड की वेलोसिटी v ही दिखेगी जो आ रही है एक्चुअली में। तो फिर यहां पे ये क्या बोलेगा? यहां बोलेगा कि फ्रीक्वेंसी f जो है वो f बराबर होगा v बाय लैम्डा। इसने बोला कि इसको अभी रेस्ट में है जब ये, तब जो ट्रू फ्रीक्वेंसी दिख रही है वो कितनी है? f बाय लैम्डा। क्लियर? चलो ये तो क्लियर हो गया। अब मैंने क्या किया, इसको मूव करा दिया। चलो इसी तरफ मूव करा देते हैं, तो क्या होगा? आप देखो, ये सोर्स तो यहीं रहेगा, इसकी वेलोसिटी vs बराबर भी 0 है, और साउंड ऐसे जा रही थी, ये है वेलोसिटी ऑफ साउंड, है ना। अब बेटा एक बात सोचो, देखना, ये सारी वेव्स 1 2 3 4 5 6 7, ये वेव्स वही कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन एक सेकंड में ये वाली वेव्स इतनी तो निकल ही जाएंगी, अभी भी निकलेंगी इतनी, लेकिन ये भी तो मूव करेगा एक सेकंड में ये भी तो यहां आएगा, तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा ये एक सेकंड में? अपनी वेलोसिटी के बराबर, मतलब सॉरी। तो यहां से देखो, पहले ये इस लाइन पे था, यहां पे था, लेकिन अब ये यहां आ गया, मान लो यहां पे आ गया, ये है ऑब्जर्वर, और ये डिस्टेंस कितनी मूव कर लेगा? vo डिस्टेंस, ठीक है, यहां से यहां आ गया, तो इसने भैया vo डिस्टेंस कवर कर ली। तो देखो, इसके कान से होके इतनी वेव्स तो निकल ही गई साउंड के चलने की वजह से, लेकिन इतनी वेव्स इसने खुद चल के कवर कर ली, तो इतनी डिस्टेंस में कितनी वेव्स होंगी ये हमें पता करना है। तो कितना सिंपल है, इस डिस्टेंस में कितनी वेव्स होंगी गिन लो। तो समझ लेते हैं, v डिस्टेंस में देखो, ये वाला ध्यान रखना, यही यहां पे है, v डिस्टेंस में f वेव्स हैं, ठीक है, और एक वेव की डिस्टेंस कितनी होती है? ये डिस्टेंस कितनी है? एक वेव जितनी डिस्टेंस कवर करती है वो लैम्डा होती है ना। तो एक वेव में जो लगी डिस्टेंस है वो है लैम्डा, मतलब लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव है, लैम्डा डिस्टेंस में 1 वेव है, सही बात है। तो यहां पे तो vo डिस्टेंस है ना। देखो फिर से एक बार सुनो, यहां पे नंबर ऑफ वेव्स क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन एक वेव की डिस्टेंस, ये समझो। तो डिस्टेंस कितनी? एक सेकंड की डिस्टेंस v, और एक वेव को लगी डिस्टेंस लैम्डा, ये हो गई टोटल नंबर ऑफ वेव्स। ये एक सेकंड का, इसलिए इसको फ्रीक्वेंसी बोल दिया। तो यहां पे
लैम्डा डिस्टेंस में एक वेव होती है, तो इसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, वीओ। तो इन लैम्डा डिस्टेंस, अब देखो इन वीओ डिस्टेंस नंबर ऑफ वेव्स, ये हो जाएगा वीओ अपॉन लैम्डा वेव्स। मतलब इसको एक सेकेंड में इतनी डिस्टेंस की वेव्स एक्स्ट्रा मिल जाएंगी। अब इतने डिस्टेंस में कितनी वेव्स होंगी, तो एक वेव के लिए डिस्टेंस लैम्डा है और टोटल डिस्टेंस वीओ है, तो वीओ बाय लैम्डा। कितनी सिंपल है बात है। तो मैं क्या बोलूंगा, टोटल नंबर ऑफ वेव्स गेन बाय ऑब्जर्वर। अभी इस केस में टोटल नंबर ऑफ वेव्स कितनी हो जाएंगी, देखो ये वाली वेव्स तो है ही पहले वाली, मतलब एफ वेव्स तो उसको मिली ही है, अगर ये ना भी चलता तो भी मिलती, लेकिन इसने खुद चल के वीओ डिस्टेंस की वीओ बाय लैम्डा वेव्स कवर कर ली। मतलब टोटल नंबर ऑफ वेव्स गेन बाय ऑब्जर्वर इन 1 सेकेंड, ये होगी नई फ्रीक्वेंसी। अगर ये रेस्ट में होता है तो एक सेकंड में इतनी वेव्स मिलती हैं, लेकिन उसी एक सेकंड में साइमल्टेनियसली इसने मूव करके इतनी वेव्स और गेन कर ली, मतलब कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी आ गई है, एपरेंट फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड फ्रीक्वेंसी यही होती है, लेकिन वो तो चेंज हो गया। तो एफ डैश बराबर एफ तो है ही प्लस वीओ बाय लैम्डा और मिल गई, वीओ बाय लैम्डा वेव्स और मिल गई। तो एफ डैश बराबर देखो एफ प्लस वीओ बाय, अब लैम्डा, तो फिर लैम्डा को हटा दो, लैम्डा थोड़ी बदली है, लैम्डा नहीं बदली, ध्यान रखना। लैम्डा तब तक नहीं बदलती जब तक ये सोर्स खुद मूव ना करने लगे, जब तक सोर्स मूव नहीं करता तब तक लैम्डा नहीं बदलती। मतलब इसके ऑब्जर्वर के मूव करने से लैम्डा में कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इससे क्या फर्क पड़ता है अभी देखो बताते हैं आपको। तो लैम्डा की जगह पे फिर से डाल दो क्या, लैम्डा बराबर वी बाई एफ, लैम्डा बराबर वी बाय एफ। तो देखो एफ डैश बराबर हो गया एफ और ब्रैकेट में 1 प्लस वीओ अपॉन वी, मतलब कि ऐसे लिख देते हैं v प्लस वीओ अपॉन वी, ये हो गया। ये है अपरेंट फ्रीक्वेंसी इन दिस केस। अब थोड़ा और समझो, ये ऊपर देखो बड़ा है नीचे छोटा है, मतलब एफ डैश ग्रेटर देन एफ। सही बात है, इसको तेज सुनाई देगा जब ये इसकी तरफ भागेगा। तो यहां से पता चल गया हमें एफ डैश ग्रेटर देन एफ। अब ये तो मैं फॉर्मूला याद रखना है, अभी मैंने आपको जनरली एक्सप्लेन किया है, अब मैं इसका एक्चुअली विथ रीजन एक्सप्लेन करता हूं। तो पहले तो ये पूरा नोट करना है, दूसरे मेथड से मैं आप बता रहा हूं, ये नोट कर लो, ये फॉर्मूला याद रखना है। अब देखिए, इसी को हम एक्सप्लेनेशन का तरीका बदल रहे हैं। तो होता क्या है एक्चुअली में, जब ये सोर्स रेस्ट में रहता है, ऑब्जर्वर अकेला मूव करता है, तो देखो अगर ऑब्जर्वर यहां रेस्ट में है तो ऑब्जर्वर के हिसाब से वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या है, v। लेकिन अगर ये चलने लगे तो विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर वेलोसिटी ऑफ साउंड हो जाएगी v प्लस वीओ। रिलेटिव देखो, ये इस तरफ आ रहा है, ये खुद जा रहा है तो फास्ट आ रही होगी v प्लस वीओ। अगर ये दूर जाता तो रिलेटिव वेलोसिटी v माइनस वीओ हो जाता। समझ गए। अब ये तो अभी केस था का जब सोर्स जो है, ऑब्जर्वर जो है वो सोर्स की तरफ आ रहा है। अगर यहीं पे इमेजिन करो सोर्स दूर जा रहा होता, तो अगर ये सोर्स ऑब्जर्वर इसकी तरफ दूर जा रहा होता तो इतनी डिस्टेंस ये इस तरफ कवर करता, मतलब इतनी ही वेव्स कम मिलती उसको, है ना, तो माइनस कर देते। तो इसमें लिख लेना जो अभी मैंने डिराइव किया उसमें लिखना, इफ ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स, ये लिखना है आपको, देन द न्यू फ्रीक्वेंसी विल बी एफ डैश इक्वल एफ माइनस वीओ डिस्टेंस की वेव्स। कितनी होंगी, वीओ बाय लैम्डा वेव्स। तो एफ माइनस वीओ बाय लैम्डा, तो एफ डैश बराबर एफ माइनस वीओ बाय लैम्डा की जगह फिर से बी बाय एफ, तो एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वीओ अपॉन वी, ये वाला फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक, ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। चलिए, ये तो एक तरीके से मैंने एक्सप्लेन किया, अब मैं दूसरे तरीके से बता रहा हूं। देखो बिल्कुल सरल है। दूसरे तरीके में मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा और इस फॉर्मूले में v क्या होता है ये आपको बताऊंगा। तो फ्रीक्वेंसी, मतलब इसका कॉन्सेप्ट ये है, देखो फ्रीक्वेंसी जो फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्वर सुनेगा, मतलब एपरेंट फ्रीक्वेंसी या कभी भी फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय ऑब्जर्वर,
अब ये सिंपली आपको फील हो जाएगा, एफ डैश होती है वो, तो एफ डैश बराबर सीधा सा फॉर्मूला है वी। यहां पे वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, लेकिन अब वेलोसिटी ऑफ साउंड नहीं, क्योंकि हर्ड बाय ऑब्जर्वर में सुन रहा हूं, जबकि क्वेश्चन है कुछ मूव कर रहा होगा, तो एफ डैश बराबर होता है वी, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन लैम्डा, ठीक, वेवलेंथ। तो एफ डैश बराबर, चलो ये इस तरफ ले जा रहे हैं, इसको इस तरफ मूव करा रहे हैं, तो वी रिलेटेड क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ साउंड इस तरफ और प्लस वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर, ठीक है, तो v प्लस वीओ अपॉन लैम्डा, बट लैम्डा बराबर v बाय एफ। लैम्डा तो वेवलेंथ है ना, वो तो उसी फॉर्मूले से आएगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बदल जाएगा, ये v रिलेटिव होता है इसमें हमेशा, तो v बाय एफ रखोगे तो ये एफ डैश बराबर हो जाएगा, v बाय एफ रखो, एफ ऊपर पहुंच जाएगा, v प्लस वीओ अपॉन v। आप देख सकते हैं वही फॉर्मूला फिर से आ गया है। और अगर ये दूर जा रहा होता, अब ये खुद लिखोगे तुम, इफ द ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स विथ दिस वेलोसिटी vo, देन v रिलेटिव क्या हो जाएगा, यहां पे वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर क्या हो जाएगा, v माइनस हो जाएगा, ठीक, v माइनस vo, तो यहां पे v माइनस vo अपॉन लैम्डा आ जाएगा, लैम्डा की जगह पे अभी भी वही लिखोगे, लैम्डा चेंज नहीं होता है। क्लियर, इतनी बात आपको ध्यान रखनी है। ये हुआ हमारा केस फर्स्ट। कब, कौन सा केस, जब सोर्स रेस्ट में है और ऑब्जर्वर मूव कर रहा है, आपको याद रखना है ये, ठीक। देखो बेटा, केस सेकेंड, सोर्स इज मूविंग एंड ऑब्जर्वर इज एट रेस्ट। चलो अभी हमने क्या किया, ऑब्जर्वर को यहां पर रेस्ट में कर दिया, ठीक है, मतलब vo बराबर 0, कोई बात नहीं, और यहां सोर्स था, ये सोर्स है। अब पहले तो मैं इसको भी रेस्ट में मानता हूं, देखना, वी एस बराबर भी 0। अब सुनो ध्यान से, अब सोर्स मूव कर रहा है, मैंने क्या बोला था, सोर्स मूव करेगा ना, तो क्या होगा, लैम्डा चेंज होगी। अब वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी वो चेंज नहीं होगी अब, ठीक है, अब लैम्डा चेंज होगी। तो देखो कैसे, पहले ये बताओ यहां से लैम्डा हम डिफाइन कैसे करते हैं। मुझे पता है लैम्डा डिफाइन करने का तरीका ये होता है कि एक वेव जो है, एक वेव ये है, इसने एक वेव एमिट की, एक वेव इसने एमिट की, और ये वेव आगे बढ़ गई, ठीक, ये वेव यहां बढ़ गई, देखना यहां बढ़ी आगे। और सुनो पहले, ये नंबर एक वेव थी, फर्स्ट वेव ये थी, ये सेकेंड वेव है, मतलब एक वेव जो यहां से निकली थी वो यहां पहुंच गई और यहां से अब दूसरी निकली है, तो ये तो एक वेव का डिस्टेंस हो गया, यही तो होता है। अब ऐसे भी समझ सकते हो, आप देखो इसको ऐसे फील करना है तो ऐसे देख लो, ये ठीक है, ये एक वेव है, ये वाली वेव। अब वेव को हम यहां पे सीधा एक लाइन से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, क्लियर, या आप ऐसे फील करना है तो ऐसे फील कर लो, क्लियर। अब थोड़ा ध्यान दो, ये वेव हो गई, मतलब ये वेवलेंथ हो गई फिर तो हमारी, हाँ वेवलेंथ हो गई, मतलब सोर्स भी रेस्ट में है, ऑब्जर्वर भी रेस्ट में है, तो ये इसको जो वेवलेंथ दिखेगी वो एक्चुअल वेवलेंथ के बराबर है, समझ गए ना। अब सुनो क्या हुआ, ये चलने लगी, तो एक ऑसिलेशन, देखो ये एक वेव निकली, इसका टाइम कितना होता है, एक वेव कितने टाइम में निकलती है, टाइम पीरियड, एक ऑसिलेशन में जो टाइम होता है उसे टाइम पीरियड बोलते हैं। मतलब यहां से यहां तक जो डिस्टेंस कवर हुई है वो कितने टाइम में कवर हुई है, कैपिटल टी टाइम में, जहां कैपिटल टी क्या है, टाइम पीरियड, वेव का टाइम पीरियड 1 फ्रीक्वेंसी, क्लियर। अच्छा अब लेकिन ये मूव करने लगा, तो एक कितने टाइम तक, टाइम पीरियड के बराबर टाइम तक ये मूव करेगा। अभी क्या था, ये रेस्ट में था, तो टाइम पीरियड के यहां पे t बराबर 0 और यहां पे t बराबर हो गया टाइम पीरियड, बिल्कुल सही है, एक वेव पहुंच गई इसके पास। अब ये साइमल्टेनियसली ये भी चल रहा है यहां या फिर यहां, तो क्या होगा, जब ये साइमल्टेनियसली चलेगा vs वेलोसिटी से कितने टाइम तक, कैपिटल T टाइम तक, तो ये खुद कुछ डिस्टेंस कवर कर लेगा। देखो ये इतनी डिस्टेंस मान लो इसने कवर कर ली, ये डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस होगी vs इंटू कैपिटल T, समझ गए। मतलब जब इसके पास एक वेव पहुंचेगी कितने टाइम बाद, कैपिटल T टाइम बाद, अभी भी इसके पास वेव कैपिटल T टाइम बाद ही पहुंचेगी,
समझे कि नहीं? एक वेव यहां से पहुंचेगी कैपिटल टी टाइम बाद ही। इसका मतलब इसके रिस्पेक्ट में साउंड की वेलोसिटी तो नहीं बदली, सही है, क्योंकि अभी भी एक वेव कैपिटल टी टाइम बाद ही पहुंच रही है। लेकिन डिफरेंस क्या है, जब ये सोर्स यही था तो इसको ये वेवलेंथ दिख रही थी, लेकिन जब कैपिटल टी टाइम में ये भी साइमल्टेनियसली चलने लगा तो टी टाइम बाद इसके पास वेव तो पहुंच गई। ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, वीओ बराबर 0, इसके पास ये वेव पहुंची, देखो कितने टाइम पे, टी बराबर टी पर। लेकिन टी बराबर टी पे जब इसके पास वेव पहुंची तो इसने देखा कि वेव की स्टार्टिंग कहां से हुई है, यहां से, क्योंकि सोर्स तो यहां आ गया, समझे कि नहीं? तो हम बोलेंगे कि ये हो गया है, मतलब जो वेवलेंथ थी ये फाइनली यहां से वेव निकली, यहां पहुंची और लास्ट में सोर्स यहां पे, मतलब एंड यहां पे हुआ। देखो फिर सुनो, वेव स्टार्ट हुई थी यहां से, यहां पहुंच गई और एंड भी यहां पे हुई, तभी तो एक वेव पूरी बनी। ऐसे यहां पे देखो, वेव यहां से स्टार्ट होती तो ये लैम्डा होता, यहां से स्टार्ट होती और यहीं पे खत्म होती, लेकिन यहां से स्टार्ट तो हुई थी लेकिन खत्म तो यहां पे हुई, मतलब इसके पास जो वेव पहुंचेगी वो कुछ ऐसी होगी। तो लैम्डा इसका कम हो गया। क्या है इसका लैम्डा? ये है लैम्डा डैश, मतलब इसके रिस्पेक्ट में अब लैम्डा डैश बदल गया, लैम्डा चेंज हो गया, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई, वेलोसिटी तो अभी इसके लिए v ही है, समझ गए? तो नई वेवलेंथ जो लैम्डा डैश है वो है क्या? लैम्डा से इतना कम। ये प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक? तो न्यू वेवलेंथ, न्यू वेवलेंथ ऑफ साउंड फॉर ऑब्जर्वर, ये क्या हो जाएगा? लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा से इतना कम, लैम्डा माइनस वेलोसिटी ऑफ साउंड इनटू टाइम पीरियड, ठीक है? टाइम पीरियड को हटा दो, क्या लिख दोगे टाइम पीरियड को? टी बराबर 1/f, तो पुटिंग टी बराबर 1/f एंड रियल फ्रीक्वेंसी एंड, बस ठीक है, लैम्डा रख दो यहां पे, और लैम्डा की जगह पे क्या करोगे? लैम्डा बराबर तो v/f था, लैम्डा तो एक्चुअल था ना, तो एक्चुअल वाला तो v/f ही होगा, v/f होगा। क्लियर? चलो अब तो यहां एंड लैम्डा बराबर v/f, क्लियर? अब यहां पे देख लो ध्यान से, लैम्डा बराबर तो v/f था, लैम्डा डैश बदल गया है, तो ये हो जाएगा, तो लैम्डा डैश की जगह पे एंड, अब लैम्डा डैश की जगह पे क्या लिखोगे? लैम्डा डैश v/f डैश ना, अपरेंट फ्रीक्वेंसी, जब लैम्डा डैश बदल गया तो फ्रीक्वेंसी बदलेगी, समझ गया ना? तो लैम्डा डैश की जगह पे डाल दो आप v/f डैश बराबर लैम्डा की जगह पे v/f माइनस vs इंटू टी की जगह पे 1/f, तो ये हो गया हमारा v/f डैश बराबर f एलसीएम हो जाएगा v माइनस vs। इससे देखो f डैश बराबर आ गया, f डैश बराबर हो जाएगा f इंटू v अपॉन v माइनस vs, ये आ गया, ठीक? आप देख सकते हैं कि इसमें वेवलेंथ कम हो रही है, वेवलेंथ कम हो रही तो फ्रीक्वेंसी बढ़नी चाहिए, देखो बढ़ भी तो रहा है, f डैश ग्रेटर देन f आ रहा है, समझ गए? अब एक केस आप खुद लिखोगे, कौन सा? अगर ये दूर जा रहा हो तो जब स्टार्टिंग में यहां से इसने वेव निकाल दी तो वो तो यहां पहुंच जाएगी टी टाइम बाद, लेकिन उस कैपिटल टी टाइम में ये भी यहां चला आएगा दूर, तो वेवलेंथ इतनी बड़ी हो जाएगी इसके लिए, मतलब इसमें ये प्लस हो जाएगा, vs इंटू टी प्लस कर दोगे, सब कुछ वही करना है, तो f डैश बराबर f v अपॉन v प्लस vs आ जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। हाँ भाई देखो, केस थर्ड, व्हेन बोथ सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर मूविंग, दोनों ही मूव कर रही है। ध्यान से देखना कैसे इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे करना है। तो सोचो, सोर्स अगर मूव कर रहा है तो क्या बदलेगा? सोर्स के चलने से क्या बदलता है? लैम्डा। और ऑब्जर्वर के चलने से क्या बदलता है? वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर। क्लियर? अच्छा, तो चलते हैं। तो ड्यू टू मोशन ऑफ सोर्स
लैम्डा विल चेंज, सही है ना। तो नई अपरेंट वेवलेंथ लैम्डा डैश लिख देते हैं, ठीक। बताओ लैम्डा डैश क्या होगा। तो लैम्डा डैश अभी हमने सीखा था, v माइनस, बीच की डिस्टेंस कितनी होगी एक उसकी, तो v माइनस कितना, ये कितना आगे पहुंच जाएगा, लैम्डा डैश बराबर, सॉरी, लैम्डा माइनस ये जितना आगे पहुंच जाएगा एक सेकंड में, कितना, vs इंटू टी, vs इंटू कैपिटल टी, कैपिटल टी का एक वेव का टाइम, अभी इसके जस्ट पहले एक्सप्लेन किया हुआ है, ठीक। लैम्डा डैश हो गया। नाउ ये लैम्डा डैश इस ऑब्जर्वर को अपरेंट वेवलेंथ होगी, लेकिन ये लैम्डा डैश तो हो गया, साथ में वेलोसिटी भी साउंड की v नहीं है, ये तो एक्चुअल वेलोसिटी है, हमें इसके रिस्पेक्ट में देखना है, क्योंकि अपरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए इसके रिस्पेक्ट में जो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा उससे मतलब है। तो नाउ अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश बराबर हो जाएगा v बाय एफ बराबर v बाय लैम्डा, एफ बराबर v बाय लैम्डा। तो v क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ साउंड विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर अपॉन उस ऑब्जर्वर के हिसाब से जो वेवलेंथ है लैम्डा डैश। तो एफ डैश बराबर रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, देखो ये दूर जा रहा है, मैंने ये वाला केस लिया है, तो रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी v माइनस vo, तो v माइनस vo अपॉन, ये तो क्या रिलेटिव वेलोसिटी, लैम्डा डैश ये लिखा हुआ है, लैम्डा माइनस vs इंटू टी। अब देखो इसी को सॉल्व करना है, तो v माइनस vo, इसमें तो क्या सॉल्व करोगे, अपॉन लैम्डा की जगह पे, अब लैम्डा तो एक्चुअल वेवलेंथ है, वो तो होगा v बाय एफ, लैम्डा तो एक्चुअल है ना, v बाय एफ होगा, और माइनस vs इंटू टी, टाइम पीरियड है तो 1 बाय एफ हो जाएगा, बराबर f, नीचे एलसीएम ले लो ऊपर पहुंच जाएगा f, और अंदर बचेगा v माइनस vo अपॉन v माइनस vs। तो ये हमारा फॉर्मूला है, एफ डैश बराबर एफ v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, कब के लिए, जब दोनों ही मूव कर रहे हो। अब इसी में ये मैं मिटा रहा हूं, अब एक बात, ये सब क्लियर होगा, एक बात का ध्यान रखें, ये तो एक केस है ना, कुछ भी केस बन सकते हैं इसमें। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी एफ डैश बराबर है एफ v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, ये बेसिक फॉर्मूला है, आपको यही याद रखना है, जो पहले वाले थे वो भूल जाओ, अभी इससे सारे फॉर्मूले बन जाते हैं। तो देखो कैसे, इसमें साइन कन्वेंशन क्या है, नोट क्या है, देखना, कोई भी केस हो, मान लो यही है और सोर्स रेस्ट में आ जाए, सोर्स रेस्ट में कर दो, तो इसमें bs0 डाल दो, बस हो गया। देखो यही वाला फॉर्मूला था, f बराबर एफ एस बराबर है v माइनस vo अपॉन v, यही पहले डिराइव किया है। मान लो ये जा रहा है और ये रेस्ट में कर दे, तो अगर हम ये रेस्ट में कर दे तो vo को 0 डाल दो, यही आ गया जो पहले डिराइव कर चुके हैं, क्लियर। तो ये फॉर्मूला मेन है। अब इसमें भी तो केस बदल सकते हैं, हो सकता है कि vo ऐसा हो जाए, तो आपको ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद रखना है, हमें ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, और इसमें साइन कैसे लिखते हैं, vo vs, इनके साइन लिखने पड़ेंगे ना, vo और vs के ही साइन लिखने पड़ेंगे हमें। तो साइन ऑफ vo एंड vs, इसके लिए क्या नोट है कि vs सबसे पहले बनाओ वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो फिक्स होता है सोर्स टू ऑब्जर्वर, यही होता है ना, ऐसे, ठीक है। अब जो भी vs और vo में से जो साउंड की वेलोसिटी की डायरेक्शन में, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू डालते टाइम पॉजिटिव लो, और जो इसका साउंड की वेलोसिटी के उल्टा चले उसको नेगेटिव लो। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ vo and vs is positive if they are in the direction of v, मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, और उसकी डायरेक्शन होती है सोर्स टू ऑब्जर्वर हमेशा। और फिर इसका उल्टा, न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ vo and vs is negative if they are in the opposite direction of v, ये खुद लिख लेना तुम लोग, ठीक है। तो आई थिंक इतनी बात तो सब लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए हैं। अब एक बात और मान लेते हैं, नोट है
लिख लेना नोट। नोट क्या है? चलो ये था सोर्स, ये था ऑब्जर्वर, ये Vs था, ये Vo था, ठीक है, और ये V था, वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब मान लो इसमें यहां मीडियम जो है, मीडियम एयर है, मान लो एयर है ना, मीडियम। तो अगर मीडियम चलने लगे, मीडियम भी चलने लगे, तो क्या चेंज होगा? मीडियम चेंज चलेगा, अगर मीडियम भी चलने लगेगा तो वेलोसिटी ऑफ साउंड ही तो बदलेगी। वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर का थोड़ी ना कोई फर्क पड़ेगा। वेलोसिटी ऑफ साउंड मीडियम। अब सोचो अगर यहां हम खड़े हैं और साउंड ऐसे आ रही है और ऐसे ही एयर चलने लगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे ही एयर चलने लगे तो क्या होगा? साउंड की वेलोसिटी में एयर की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, हमें तेज आवाज सुनाई देगी, स्पीड बढ़ जाएगी। और अगर हवा ऐसे चलने लगे, क्योंकि साउंड चल तो मीडियम में ही रही है ना, समझ गया ना? तो अगर मीडियम चलने लगे, मान लो ये है वेलोसिटी ऑफ मीडियम, वेलोसिटी ऑफ मीडियम, तो देखो क्या होगा फिर। एफ डैश बराबर एफ, जो फॉर्मूला था, v माइनस वीओ अपॉन v माइनस वीएस। फॉर्मूला तो यही है, लेकिन ये v जो है ना, एक्चुअल इसके रिस्पेक्ट में एक्चुअल वेलोसिटी इसकी v थी, है ना, लेकिन मीडियम चलने लगा तो जो v था पहले वो अब v नहीं है, v प्लस v मीडियम है, v प्लस या v माइनस जो भी हो, v प्लस माइनस vm, यहां पे v प्लस माइनस vm। अब ये प्लस और माइनस कब लिखेंगे? तो जब मीडियम वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन में चले तो प्लस, अपोजिट चले तो माइनस। कितना सिंपल है ये। आई थिंक आप लोग ये भी बात बिल्कुल क्लियरली समझ रहे होंगे। चलो अब एक और, ये नोट था, अब देखते हैं व्हेन मीडियम इज आल्सो मूविंग। क्लियर? ये नोट था। अब देखो अगला नोट, एक और नोट देखते हैं। देखो क्या है ये नोट। मान लेते हैं कि ये सोर्स है, ये लाइन ज्वाइनिंग है ऑब्जर्वर के साथ। सोर्स की वेलोसिटी यहां कर दें अगर हम Vs कुछ अल्फा एंगल पे, और ऑब्जर्वर को भी हम यहां चला दें, मान लो कुछ Vo वेलोसिटी से, ये बीटा एंगल पे। क्लियर? और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड कहां होगा? वो तो कभी नहीं बदल सकता। वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है कितना? v, सोर्स टू ऑब्जर्वर। मीडियम भी चल रहा है, मीडियम भी किसी भी एंगल पे भी चल सकता है, लेकिन हमें क्या करना है? मीडियम की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी ये है, तो मीडियम का वेलोसिटी जो होगा ये वाला, उसका कोई फर्क पड़ेगा नहीं, इसी से फर्क पड़ेगा। तो यहां पे ये आ जाएगा आपका v मीडियम, मान लेते हैं यही है, ठीक है। तो क्या करें हम? तो ध्यान रखो, डॉपलर इफेक्ट जो होता है वो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइनिंग लाइन के अलोंग होता है, इस तरफ नहीं। ये वाली सोर्स की वेलोसिटी देखो, ये वाली वेलोसिटी और ये वाली वेलोसिटी, क्या इस इंस्टेंट पे, अच्छा ये कॉम्पोनेंट पूरे बना लेते हैं, समझना ध्यान से, बहुत सरल है। ये है Vs साइन अल्फा और ये है Vs कॉस अल्फा, ये है Vo कॉस बीटा, ये है Vo साइन बीटा। आपको क्या लगता है ये जो वेलोसिटी है, ये इनकी वजह से इनके बीच की डिस्टेंस चेंज हो रही है? बिल्कुल सही है ना? क्या इनकी वजह से ये डिस्टेंस कम हो सकती है इनके बीच की? नहीं हो सकती है, तो परपेंडिकुलर लाइन ज्वाइनिंग पे तो इस डिस्टेंस को ये तो कम कर ही नहीं सकते। मतलब इसकी वजह से ना तो लैम्डा चेंज होगी और ना ही v चेंज होगी, मतलब डॉपलर इफेक्ट इन वेलोसिटी की वजह से होगा ही नहीं। तो ये नोट में लिख लेना, मतलब कि मैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी f डैश बराबर क्या लिख सकता हूं? f v, वेलोसिटी ऑफ साउंड वो तो v ही है और मीडियम भी चल रहा है, तो v प्लस माइनस vm अपॉन में भी v प्लस माइनस vm, ये तो लिखना है इसकी जगह पे। अब v माइनस, यहां माइनस vo, तो vo नहीं, vo का cos बीटा कॉम्पोनेंट, vo cos बीटा, और यहां vs नहीं, vs का cos अल्फा, ये वाला कॉम्पोनेंट। तो ये हमारा फाइनली सारे केस हो गए। अब क्लियर? अब कुछ नहीं बचा इसमें। आई थिंक ये बात सभी लोग जरूर समझ गए होंगे। अब देखो एक क्वेश्चन समझते हैं, सही न्यूमेरिकल करते हैं किसका।
तो अगर वो हमसे कहे कि ये एक सर्कल है, सर्कल के सेंटर पे एक ऑब्जर्वर है, रेडियस इसकी r है और सरकमफ्रेंस पर एक सोर्स ऐसे मूव कर रहा है वीएस वेलोसिटी से, और इसकी वेलोसिटी क्या है, vo बराबर 0। तो क्वेश्चन है फाइंड, अच्छा इसकी जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सोर्स से जो निकल रही है वो है f। कह रहा है कि बताओ एपरेंट फ्रीक्वेंसी हर्ड बाय द ऑब्जर्वर सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो कोई दिक्कत नहीं है, एफ डैश मुझे निकालना है, मैं जानता हूं एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वीओ अपॉन वी माइनस वी एस, यही तो होता है। चलो एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वीओ तो 0 है, ये रेस्ट में है, अपॉन वी माइनस वी एस। यहां वी एस क्या होता है आपको याद होना चाहिए, सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग वीएस जो वेलोसिटी होगी सोर्स की, उसका कंपोनेंट। कौन से कंपोनेंट की वजह से डॉपलर इफेक्ट होता है, जो लाइन ज्वाइनिंग की डायरेक्शन में हो। तो वीएस का यहां तो मुझे नहीं देख रहा कोई कंपोनेंट आएगा, मतलब ये आएगा वीएस cos 90 बराबर 0। तो यहां ये भी 0 आएगा, मतलब एफ डैश बराबर बी से भी कट जाएगा, एफ डैश बराबर एफ, मतलब कि इन दोनों के बीच में एक्चुअली में देखो ना, इन दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी नहीं है, तो इसका जो एक्चुअल फ्रीक्वेंसी होगा वही इसको सुनाई देगा। क्लियर? आई थिंक ये बात आप लोग बिल्कुल क्लियरली समझ गए होंगे। अब देखो, अभी तो सोर्स कहां था, सर्कल के सेंटर पे था अंदर। अब अगला क्वेश्चन, यही सोर्स है, सोर्स यही है, ऐसे ही घूम रहा है ये सोर्स v वेलोसिटी से। क्लियर? और ये इसका रेडियस है। अब देखो ऑब्जर्वर कहां है, ये है ऑब्जर्वर, समझ गए ना, ऑब्जर्वर यहां पे है। तो अब वो कह रहा है बताओ कब इसको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी और कब मिनिमम फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। तो कितना सिंपल है, अब ये घूम कैसे रहा है, ऐसे ओमेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, सोर्स। तो देखो अब आप अगर ऐसे देखो, गौर करो, तो इस अभी तो ये यहां पे है, तो जब ये इससे टेंजेंशियल होगा, यहां देखो यहां पे होगा, मतलब जब ये घूम के यहां आ जाएगा S1 पोजीशन पे, तब क्या होगा, इसकी वेलोसिटी जो vs होगी, देखो वो इसकी तरफ होगी, और यहां vo बराबर क्या है, 0 है। मतलब अब इसमें फॉर्मूला लगाओ। अच्छा, और किसी भी इंस्टेंट पे देखो, अगर यहां पे देखोगे तो इसका लाइन ज्वाइनिंग ये होगी और vs आएगा यहां टेंजेंशियल, तो उसका एक कंपोनेंट आएगा यहां पे, ठीक है। तो एफ डैश बराबर क्या होता है, एफ v माइनस vo, वो तो 0 है, अपॉन v माइनस vs। तो यहां देखो पूरा vs आ जाएगा, क्यों, लाइन ज्वाइनिंग के vs पूरा क्या, अच्छा ये टेंजेंट है 90 डिग्री है ये, मतलब पूरा vs ही लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग है ना, तो आ जाएगा पूरा ये। अब प्लस या माइनस समझो ध्यान से। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होता है, ये होता है सोर्स टू ऑब्जर्वर, और ये देखो इसी की तरफ है, समझ गए ना, ये जो है वो इसी की तरफ है, तो इसको सीधा प्लस ही रखेंगे, ठीक है, ये हो गया। तो एट पॉइंट S1, एट S1 ये हो गया। अब चलो, अब वो क्या कह रहा है, ये S1 है, यहां पे मान लेते हैं S2 है, और एक और टेंजेंशियल हम खींच लेते हैं यहां पे, तो ये हो गया S3। S3 पर देखो ये हो जाएगी वेलोसिटी कितनी, vs, और यहां पर S2 पर देखो ये हो जाएगा कितना, vs, और यहां देखो S4, यहां ये हो जाएगा vs। तो आप देख सकते हैं S2 और S4 पर तो देखो ये लाइन ज्वाइनिंग है, और vs यहां है, और यहां देखो vs यहां है, मतलब vs का कोई कंपोनेंट इधर नहीं आएगा, तो नीचे vs का cos 90 मतलब 0 आ जाएगा, मतलब एफ डैश बराबर है। तो S2 और S4 पर तो उसको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। S1 पे देखो ये माइनस vs यहां पे आ गया। अब एट S3 देखते हैं, तो एट S3 एफ डैश बराबर एफ v माइनस 0 अपॉन v माइनस, अब थोड़ा ध्यान दो, यहां पे डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ साउंड क्या होगा, जैसे सोर्स टू ऑब्जर्वर होता है, ऐसे यहां देखो सोर्स टू ऑब्जर्वर, ये हो गया वेलोसिटी ऑफ साउंड, और ये देखो इसका उल्टा जा रहा है, ये कहां जा रहा है, उल्टा जा रहा है, मतलब इसको हमें माइनस में रखना पड़ेगा। तो माइनस माइनस vs, अगर ये 10 होता तो यहां पे माइनस माइनस 10 रखते, क्लियर। तो ये क्या आ जाएगा, एफ डैश बराबर एफ v अपॉन v प्लस vs हो गया। तो आप देखो ये वाली वेलोसिटी, ये वाली फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम है,
ये सेकंड और ये फर्स्ट, ये है क्योंकि यहां देखो ये मिनिमम हो गया। इसके अलावा भी कहीं और पे देखोगे ना, तो यहां कहीं देखोगे तो यहां v माइनस वीएस नहीं आएगा, वीएस का कंपोनेंट आएगा, तो ये उतना मिनिमम नहीं हो पाएगा। अभी ये मिनिमम है वैल्यू और यहां पे ये वाली वैल्यू मैक्सिमम है, जबकि इसके अलावा कहीं भी देखोगे तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो यहां से यहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इसको सुनाई देगी, फिर यहां से आएगा तो डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी डिक्रीज होगी, यहां पे एक्चुअल के बराबर हो जाएगी, फिर यहां से इंक्रीज वो यहां से, हाँ यहां से फिर डिक्रीज और डिक्रीज होगी और डिक्रीज होगी और क्या होगा, यहां पे मिनिमम हो जाएगी और फिर इसके बाद बढ़ने लगेगी, फिर यहां पे बढ़ने लगेगी, यहां पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर हो जाएगी और फिर से यहां पे बढ़ते बढ़ते यहां पे मैक्सिमम हो जाएगी। क्लियर? तो ये फ्रीक्वेंसी का वेरिएशन है पूरे साइकिल में। क्या वेरी, मैक्सिमम कितना होगा, इतना होगा, मिनिमम कितना होगा, ये होगा। S2 और S4 पे एक्चुअल फ्रीक्वेंसी के बराबर सुनाई देगा उसको। देखो बेटा, ये लास्ट क्वेश्चन है डॉपलर इफेक्ट का, समझते हैं जल्दी से क्या क्वेश्चन है। कह रहा है कि एक सोर्स है और ये ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर रेस्ट में है, ये सोर्स ऐसे जा रहा है वीएस वेलोसिटी से। अच्छा, यहां आगे एक पहाड़ी है, हिल, तो सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी निकलेगी, मतलब जो साउंड निकलेगी, वो देखना ऑब्जर्वर को दो साउंड सुनाई देंगी, एक तो ये डायरेक्टली यहां से जो आएगी वो, और एक जो साउंड यहां से निकल जाएगी आगे, वो रिफ्लेक्ट होके वापस आएगी वो। तो कह रहा है कि इसको दो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, उन दोनों की बताओ वैल्यू क्या होगी, जबकि दिया क्या है, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी जो है 300 हर्ट्ज है, स्पीड ऑफ साउंड जो दिया है वो है 340 मीटर पर सेकेंड, सोर्स की स्पीड है 40 मीटर पर सेकेंड, ये दिया है हमें। चलो तो पहले हम पढ़ते हैं, बहुत सिंपल है इसका कॉन्सेप्ट समझना। फर्स्ट पार्ट, जो डायरेक्टली सुनेगा, तो डायरेक्टली सुनेगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ऑब्जर्वर रेस्ट में, ये सोर्स है, सबसे पहले क्या करते हैं, वेलोसिटी ऑफ साउंड बना लेते हैं, यही तो स्टेप्स हैं इसके। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड हमने बना लिया, क्या होता है v, डायरेक्शन क्या होती है, सोर्स टू ऑब्जर्वर। अब फॉर्मूला क्या है, तो डायरेक्टली के लिए F1 मानिए, F1 बराबर F v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, यही तो है। तो F1 बराबर F कितना है, F है एक्चुअल मतलब 300, v है कितना 340, माइनस vo तो 0 है, अपॉन v 340 माइनस vs कितना है, तो वेलोसिटी है vs कितनी 40। अब इसको पॉजिटिव रखें कि नेगेटिव रखें यहां पे, तो देखो vs जो है वो वेलोसिटी ऑफ साउंड की डायरेक्शन में है, तो सीधा ऐसे रखना है, कितना 40। क्लियर? तो F1 बराबर हो जाएगा 300 इंटू ऊपर बचेगा 340 और नीचे बचेगा 300, तो देखो ये कैंसिल हो गया, 340 हर्ट्ज ये उसको सुनाई देगा, मतलब बड़ी ज्यादा सुनाई देगी। सही बात है, इसकी तरफ आ रहा है ज्यादा सुनाई देगी, एक्चुअल थी 300 सुनाई दी 340। क्लियर? तो ये फर्स्ट पार्ट तो ये क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट देखते हैं। तो सेकंड पार्ट में हमसे कह रहा है वो कि ये जो साउंड है वो रिफ्लेक्ट होने के बाद सुनाई दी, तो रिफ्लेक्शन के बाद के लिए ध्यान से सुनना, इसका कॉन्सेप्ट क्या है बता रहा हूं। तो आफ्टर रिफ्लेक्शन, अब ये बताओ रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड आएगी वो तो ऐसे आएगी ना इसकी तरफ, तो ये तो सोर्स नहीं हो सकता इसके लिए, क्योंकि साउंड तो यहां से आ रही है, तो इसका मतलब इसकी जो इमेज बनेगी, क्या बनाइए एस डैश, क्या है ये मिरर इमेज, मतलब पहाड़ी को मिरर मान लिया करो, तो ये इसकी इमेज यहां बन जाएगी और ये ऐसे आता हुआ दिखाई देगा। समझ में आया? तो ये ऐसे आएगा, मतलब ये हो जाएगा हमारा Vs। अब ऑब्जर्वर नया सोर्स ये है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड भी तो बदल जाएगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड हमेशा सोर्स टू ऑब्जर्वर होती है, तो ये हो गया हमारा वेलोसिटी ऑफ साउंड। अब ये कितना v, अब फिर लगाओ फॉर्मूला, तो F डबल डैश या F1 था वो F2 मान लेते हैं, F2 हो जाएगा F2, तो F2 कितना हो जाएगा, फिर वही फॉर्मूला F v माइनस vo अपॉन v माइनस vs, कोई चेंज नहीं है, F बराबर F 300, v कितना है वेलोसिटी ऑफ साउंड 340 माइनस vo 0 है, ऑब्जर्वर तो रेस्ट में है। अब अगर ये मूव कर रहा होता तो उसको भी रख देते अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन, ठीक। और 340 माइनस vs कितना है, देखो ये vs ये नहीं है, ये है vs, तो ये वेलोसिटी ऑफ साउंड की ही डायरेक्शन में तो है। सही बात है, वेलोसिटी ऑफ साउंड की ही डायरेक्शन में है ये, देखो vs ऐसे आ रहा है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये मतलब सीधा 40 आ जाएगा। तो F2 बराबर 300 अपॉन
300 इंटू 340 अपॉन 300, ये कैंसिल बराबर फिर से 340 हर्ट्ज आ गया। मतलब कि इसको डायरेक्टली वाला भी और ये वाला भी दोनों ही सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगे। क्लियर? तो F1 F2 बराबर हो गए। तो फिर बीट्स पर सेकंड, देखो क्या पूछ रहा है, बीट्स पर सेकंड। अब बीट्स पर सेकंड मतलब बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है, दोनों फ्रीक्वेंसीज का डिफरेंस। तो जो F1 सुनी इसने पहले निकाली 340 और F2 सुनी 340, उसका डिफरेंस 0, मतलब इसको कोई बीट्स सुनाई नहीं देंगे। अब देखो यही क्वेश्चन हम फिर से रिपीट कर रहे हैं पूरा, लेकिन डिफरेंस क्या है, मतलब ये रिजल्ट क्या निकला कि अगर ये सोर्स है और ये पहाड़ी हिल, इसके बीच में ऑब्जर्वर है, तो इस ऑब्जर्वर को डायरेक्ट और रिफ्लेक्शन के बाद दोनों सेम फ्रीक्वेंसी सुनाई देंगी, लेकिन मतलब बीट्स फ्रीक्वेंसी 0 हो जाएगी। अब हम इसी क्वेश्चन को पूरा रिपीट कर रहे हैं। अगर मैं ये मान लूं कि ऑब्जर्वर यहां नहीं है, ऑब्जर्वर इस साइड है, ये है ऑब्जर्वर और बीओ बराबर 0, मतलब रेस्ट में है। अब देखो सब चीज, अब बीट्स फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो पहले तो डायरेक्ट वाला देखो, तो सोर्स यहां है, ऑब्जर्वर ये है, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड तो ये होगा, ठीक है। और जो रिफ्लेक्शन के बाद सुनाई देगी उसके लिए यही सब रहेगा, है ना। तो ये ऑब्जर्वर, चलो ये वाला निकालते हैं। फर्स्ट पार्ट डायरेक्टली के लिए एफ डैश बराबर एफ वी माइनस वीओ कितना है 0 अपॉन, और एफ कितना था 340, नहीं 300 था, v माइनस v था 340 माइनस 0 अपॉन 340 माइनस, और अब देखो vs रखना है, तो यहां vs, ये vs नहीं है, ये v है, वेलोसिटी ऑफ साउंड। क्लियर? तो यहां देखो vs की वैल्यू जो 40 है उसको प्लस 40 के माइनस 40, अब देखो वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है और ये यहां जा रहा है, तो ये ऑपोजिट जा रहा है, तो यहां प्लस 40 होगा। देखो यहीं पे आ गया चेंज, तो एफ डैश बराबर हो गया 300 इंटू 340 अपॉन 380, ठीक है। एक 0 इसको सॉल्व कर लोगे, मतलब ये कुछ आ जाएगी। पहले से ये कैसी आ गई, कम हो गई, पहले से कम हो गई, सही बात है, क्योंकि ये दूर जा रहा है। अब डायरेक्टली जो सुनाई देगा, तो सेकंड पार्ट डायरेक्टली वाले के लिए F2, इसको F1 बोला था हमने, F2 बराबर फिर वही 300 ब्रैकेट में V माइनस DO, तो 340 माइनस 0 अपॉन 340 माइनस, अब रिफ्लेक्शन के बाद, तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो साउंड आएगी उसके लिए इसकी इमेज तो यही बनेगी और ऐसे ही आएगा, तो ऑब्जर्वर की तरफ ही तो आ रहा है ये सोर्स, और वेलोसिटी ऑफ साउंड यही होगी, मतलब सीधा यहां पे 40 रखेंगे पॉजिटिव में, तो 300 इंटू 340 अपॉन 300, ये खत्म 340, जबकि ये कम है, लेस देन है 340, समझ गया ना, ये 340 ये कम है, तो क्या होगा, ये वाली फ्रीक्वेंसी ज्यादा है और ये वाली फ्रीक्वेंसी F1 कम है, तो F2 और F1 में डिफरेंस है, मतलब कि अब ये दो ऑब्जर्वर जो है वो दो अलग अलग फ्रीक्वेंसी सुनेगा, ये डायरेक्ट वाली कम सुनेगा और रिफ्लेक्शन के बाद आने वाली ज्यादा सुनेगा। तो अब बीट्स पर सेकंड भी आ जाएंगे, कितने आएंगे बीट्स पर सेकंड, दोनों की फ्रीक्वेंसी के डिफरेंस के बराबर। तो आई थिंक बिल्कुल क्लियर होगा आपको ये। देखो अब हम लोग सीखेंगे डॉपलर्स इफेक्ट इन लाइट, छोटा सा है ये बिल्कुल। इसमें क्या होता है, सोर्स होगा, लाइट सोर्स होगा और ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। अब इनके बीच में ये दो केस हो सकते हैं, या तो ये अप्रोच कर रहे होंगे एक दूसरे को या फिर दूर जा रहे होंगे, ठीक है, मूविंग अवे, रिसेशन हो रहा होगा। मतलब ये कि इसमें इससे मतलब नहीं है कि कौन मूव कर रहा है, कौन रेस्ट में है या दोनों मूव कर रहे हैं, हमें सिर्फ रिलेटिव वेलोसिटी से मतलब है। तो हमने माना कि v क्या है, relative velocity between source and observer, इनके बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी है वो v है, मैंने माना। अच्छा, एक्चुअल फ्रीक्वेंसी f है और अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो हमें दिखती है, सुनती नहीं दिखती है, लाइट है, वो है f डैश, और स्पीड ऑफ लाइट होती है c। ऐसे ही वेवलेंथ की बात करें तो अपरेंट वेवलेंथ होगी लैम्डा डैश और एक्चुअल वेवलेंथ होगी लैम्डा। अब एक बात ध्यान रखो, जब दो कॉमन सेंस की बात है, जब सोर्स और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे होंगे तो फ्रीक्वेंसी बढ़ी हुई सुनाई देगी, इसका मतलब लैम्डा घटी हुई दिखाई देगी।
दिखाई देगी, सॉरी। तो लैम्डा, बीच की डिस्टेंस अगर कम हो रही है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, मतलब लैम्डा घटेगी। तो याद कर लो, डिस्टेंस के साथ लैम्डा वैसे ही वेरी करती है। डिस्टेंस अगर कम होगी तो लैम्डा कम हो जाएगी, मतलब फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। तो केस फर्स्ट, व्हेन सोर्स एंड ऑब्जर्वर आर अप्रोचिंग ईच अदर। अच्छा, डिस्टेंस क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग। मैंने शॉर्ट में लिख दिया है, डिस्टेंस डिक्रीजिंग तो लैम्डा डिक्रीजेस, फ्रीक्वेंसी इंक्रीजेस। इस तरह देखो, ये दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग, दूर जा रहे हैं तो डिस्टेंस इंक्रीज होगी, तो लैम्डा इंक्रीज होगी, तो फिर एफ डिक्रीजिंग होगी। क्लियर? ये क्यों होता है? डिस्टेंस डिक्रीजिंग तो डिस्टेंस इंक्रीजिंग तो लैम्डा इंक्रीजिंग। ये अभी साउंड में हमने प्रूव किया था, जब सोर्स मूव करता है तो लैम्डा चेंज हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर ये आपको डायरेक्ट याद करने हैं, इनका डेरिवेशन नहीं करना है आपको। ठीक है, तो जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी एफ डैश, वो होगी एफ अंडर रूट सी प्लस बी अपॉन अंडर रूट सी माइनस सी, अंडर रूट बाई सी माइनस बी। अब देखो, सी प्लस बी ज्यादा है और सी माइनस बी छोटा है, तो एफ डैश ग्रेटर देन एफ, एफ डैश ग्रेटर देन एफ। क्लियर? और यहां पर जो एफ डैश होगा वो होगा एफ अंडर रूट के अंदर सी माइनस बी अपॉन सी प्लस बी। क्लियर? अब देखो, इससे हम पूरा एक और फार्मूला डिराइव कर रहे हैं। कैसे? तो यहां पे c बहुत बड़ा होता है, स्पीड ऑफ लाइट, और v जो सोर्स और ऑब्जर्वर की मूविंग वेलोसिटी होती है वो कम होती है, काफी कम होती है उनके कंपेयर में। वेलोसिटी ऑफ साउंड, वेलोसिटी ऑफ लाइट के कंपेयर में v कम होगा। तो f डैश बराबर f, मैंने क्या किया? देखो, ये होल पावर 1/2 कर दिया, अंडर रूट आगे होल पावर 1/2 कर दिया। ठीक, अब देखो, इसमें ऊपर वाले में से c कॉमन ले लिया और नीचे भी मैंने c कॉमन ले लिया। कॉमन लिया तो c ऊपर कॉमन लिया तो अंदर बचा 1 प्लस बी बाई सी पावर 1/2, और नीचे भी c कॉमन लिया तो 1 माइनस बी बाई सी पावर 1/2। c से c खत्म हो गया, तो f डैश बराबर f। अब देखो, ये 1/2 इसको ऊपर ले जाओ, इसको पहले यहीं पे इसका ऊपर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस बी बाई सी की पावर माइनस 1/2। ठीक है, और दोनों का बाइनोमियल एक्सपेंशन कर दो, तो इसका करोगे तो 1/2 आगे आ जाएगा, और यहाँ ऊपर पावर माइनस 1/2 हो गया, उसको ऊपर ले आओगे, नीचे अंदर लेके आओगे तो प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा, मतलब इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये लग जाएगा। अब इसमें b/2c का स्क्वायर, सिंस b इज वेरी वेरी स्मॉलर देन c, दैट्स व्हाई b/2c का स्क्वायर विल बी नेग्लिजिबल इन कंपेयर विद v/2c, तो इसको हम 0 बोल देंगे। तो f डैश बराबर f, देखो b/2c हो जाएगा b/c, मल्टीप्लाई कर दिया था, तो f डैश बराबर f 1 प्लस b/c, 1 प्लस ये b/c, ये हमारा दूसरा फॉर्मूला है। सिमिलरली हम इसको भी पूरा ऐसे ही सॉल्व कर सकते हैं, तो f डैश बराबर f 1 माइनस b/c आता है। क्लियर? अब थोड़ा ध्यान देना, मैं ये मिटा रहा हूं, अब मैं बता के आ रहा हूं आपको, दोनों केस में लैम्डा का फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं, दोनों केस में लैम्डा का, ये तो f का था, ये तो फॉर्मूला f का था, चलो ये हो गया f का फॉर्मूला, f डैश बराबर, यहां पे f डैश बराबर क्या है? f 1 प्लस b/c, और यहां क्या है? 1 माइनस b/c। ठीक है, f डैश इक्वल f 1 माइनस b/c, यही तो है। अब जरा ध्यान दो, अगर हमें f डैश का फॉर्मूला पता चल गया है तो क्या हम लैम्डा डैश नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो f डैश बराबर हो जाएगा c अपॉन लैम्डा डैश। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट किसी भी फ्रेम में देखोगे हमेशा सेम रहती है, कभी चेंज नहीं होती। ठीक, तो c अपॉन लैम्डा डैश बराबर f की जगह पे c अपॉन लैम्डा, एक्चुअल है फ्रीक्वेंसी तो एक्चुअल वेवलेंथ, और ब्रैकेट में 1 प्लस b/c। अब देखो, ये c से c खत्म हो गया, तो लैम्डा डैश बराबर क्या आ जाएगा? लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा ये 1 अपॉन लैम्डा डैश है, तो लैम्डा डैश अपॉन 1 कर लो इसको, तो ऐसे लिख सकते हो c प्लस v अपॉन c, तो लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा इंटू c अपॉन c प्लस v। क्लियर है? अब थोड़ा सा ध्यान दो, इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, और अपॉन में कर दे रहा हूं, इसको c को नीचे थर्ड नंबर पे लेके आ जाओ, मतलब यही लिख रहा हूं, फिर से ये ऐसे नहीं लिख रहा हूं, मतलब कि जैसे लिखा था वैसे ही लिख रहा हूं। तो 1 अपॉन लैम्डा डैश बराबर लैम्डा, ये हो गया 1 प्लस b/c, मतलब लैम्डा डैश बराबर मैं लिख सकता हूं, सॉरी यहाँ पे 1 अपॉन लैम्डा है, तो लैम्डा डैश बराबर मैं लिख सकता हूं, लैम्डा डैश और लैम्डा इधर और ये पूरा नीचे अपॉन 1 प्लस v/c। इसका फिर से इसको ऊपर ले जाओ, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 प्लस v/c होल पावर -1, बाइनोमियल एक्सपांशन कर दो, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा 1 माइनस v/c, ये हमारा फॉर्मूला है। क्लियर? अच्छा, आप ध्यान रखो, अगर ये फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, मतलब ये एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो सोर्स
और ऑब्जर्वर एक दूसरे की तरफ आ रहे हैं, तो फ्रीक्वेंसी एफ डैश क्या होती है, ग्रेटर देन एफ, और लैम्डा डैश लेस देन लैम्डा। ठीक, तो यहां देखो दिख सकता है लैम्डा डैश कम है। अब थोड़ा ध्यान दो, वेवलेंथ में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं डॉपलर शिफ्ट। क्या बोलते हैं, डॉपलर शिफ्ट। चलो वेवलेंथ में चेंज निकालते हैं, तो लैम्डा डैश बराबर इसका मल्टीप्लाई करो, तो लैम्डा माइनस लैम्डा वी बाय सी। अब लैम्डा इसको मतलब कि लैम्डा और लैम्डा डैश का डिफरेंस इसको बोलते हैं डेल्टा लैम्डा, और यही होता है क्या, डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट, तो डॉपलर शिफ्ट डेल्टा लैम्डा बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा लैम्डा का मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये हो जाएगा v बाय सी इंटू लैम्डा। देखो इससे प्रूव कर सकते हैं, ठीक है, यही आ गया, डेल्टा लैम्डा बराबर v बाय सी इंटू लैम्डा। बिल्कुल ऐसे ही इसका अगर मैं लैम्डा डैश का फॉर्मूला लिखूं, तो लैम्डा डैश बराबर आएगा लैम्डा लिख लेते हैं, चलो c बाय लैम्डा डैश, और ये हो जाएगा c बाय लैम्डा 1 माइनस v बाय सी। तो c से c खत्म, तो लैम्डा डैश बराबर हो जाएगा लैम्डा अपॉन 1 माइनस बी बाय सी। इसको ऊपर ले जाओगे तो लैम्डा इंटू 1 माइनस बी बाय सी होल पावर -1 प्लस आ जाएगा, तो लैम्डा डैश बराबर लैम्डा 1 प्लस बी बाय सी। ये डिफरेंस है, देखो लैम्डा डैश बड़ा हो गया इसमें, यहाँ पे डिस्टेंस डिक्रीज हो रही थी, तो एफ डैश छोटी होगी एफ से, और लैम्डा डैश ग्रेटर देन होगा लैम्डा से। ठीक, ये है इसका डेल्टा लैम्डा डॉपलर शिफ्ट बिल्कुल वही सेम आता है, क्या होता है, v बाय सी इंटू लैम्डा। समझ में आई बात। अब डॉपलर शिफ्ट का मतलब क्या है, समझो ध्यान से। आप सोचो गैलेक्सीज जो है दूसरी, उनसे जो लाइट आ रही है, उनका जब हम स्पेक्ट्रम देखते हैं, तो उसका स्पेक्ट्रम अगर रेड कलर की तरफ शिफ्ट हो रहा है, एक्चुअली में जो गैलेक्सीज से लाइट आ रही है उसका स्पेक्ट्रम शिफ्टिंग हो रही है उसमें, जैसे कि रेड कलर ज्यादा मिल रहा है हमें उसमें। रेड कलर ज्यादा मिलने का, अब देखो तुम्हें पता है कि रेड की जो वेवलेंथ होती है वो ज्यादा होती है। रेड की अगर मतलब कि वहां से आने वाली लाइट में अगर रेड कलर बढ़ रहा है, रेड कलर बढ़ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वेवलेंथ क्या हो रही है, बढ़ रही है। और वेवलेंथ बढ़ती कब है, जब डिस्टेंस बढ़ती है, मतलब गैलेक्सीज जो है वो अर्थ से दूर जा रही है, उनके बीच की डिस्टेंस कम हो रही है, इसलिए वहां से आने वाले लाइट में, लाइट के स्पेक्ट्रम में जो वेवलेंथ है, मतलब जो अर्थ पे जो वेवलेंथ मिल रही है वो इंक्रीजिंग मिल रही है, रेड की तरफ शिफ्ट हो रहा है, इसको बोलते हैं रेड शिफ्ट। मतलब यहां पे जो डेल्टा लैम्डा आएगा, लैम्डा क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, तब जो डेल्टा लैम्डा होता है उसे बोलते हैं रेड शिफ्ट, क्योंकि रेड कलर की तरफ इंक्रीजिंग वेवलेंथ मिलेगी। तो गैलेक्सीज, ब्रह्मांड का प्रसार हो रहा है, मतलब यूनिवर्स का एक्सपांशन हो रहा है, इसी से हमें पता चलता है। ऐसे यहां पर अगर कोई जो स्पेक्ट्रम है वो ब्लू कलर की तरफ शिफ्ट हो, मतलब वेवलेंथ डिक्रीजिंग हो, ब्लू कलर की शिफ्ट होगा, तो हम डेल्टा लैम्डा को बोल देंगे वो वायलेट शिफ्ट या ब्लू शिफ्ट बोलते हैं, ठीक है। तो इसको ब्लू शिफ्ट बोलते हैं और इसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। रेड शिफ्ट मतलब इंक्रीजिंग वेवलेंथ, डिस्टेंस बढ़े, ब्लू शिफ्ट मतलब डिक्रीजिंग वेवलेंथ, डिस्टेंस घटे। इसी के साथ ये बिल्कुल फिनिश होता है। अच्छा, एक बात बता दूं कि इससे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है क्वेश्चन, सीधा बोलता है कि लैम्डा ये है एक्चुअल, रिलेटिव वेलोसिटी ये है, स्पीड ऑफ लाइट ये है, बताओ शिफ्ट कितना होगा, तो डेल्टा लैम्डा निकालना इस फॉर्मूले से।